हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 71। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा और जिन छात्राध्यापिकाओं ने इतिहास शिक्षण ले रखा है उनके लिए इतिहास से शिक्षण की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी इन सारे वीडियोज की लिंक आपको बीएड क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर ये सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ से भी सुविधा लगे आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें निर्णय का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, निर्णय का अर्थ और परिभाषा और उनके विभिन्न प्रकार हमें बताने हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है निर्णय, जिसको निर्णयन भी कहते हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो आपको कुछ ज़रूर आइडिया होगा इस क्वेश्चन के विषय में। निर्णय प्रक्रिया का इतिहास काफ़ी प्राचीन नहीं तो नवीन भी नहीं है। इसके विषय में माना जाता है कि 1950 से पूर्व प्रशासन के इतिहास में प्रत्यक्षतः निर्णय को प्रशासनिक प्रक्रिया के अलग अंग के रूप में नहीं देखा गया। यह या तो योजना निर्माण का अंग रहा या संगठन का। परंतु 1950 के दशक में यदि समग्र प्रशासनिक साहित्य को देखा जाए तो वह एक प्रकार से नीति निर्धारण का ही साहित्य है। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें, जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से कह सकते हैं लिया जाता था, जिसमें अलग अलग उत्तरदायित्वों के माध्यम से, अलग अलग पदों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया होती थी। वस्तुतः यहाँ पर हम देखें, यह प्रशासन की केंद्रीय प्रक्रिया है जिसके अधीन सभी प्रशासनिक प्रवृत्तियां आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्णय को किससे जोड़ा जा रहा है? प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से ही किसी भी पक्ष के विषय में निर्णय लेना, जो भी लोकतंत्र के लिए कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए अच्छा हो। वस्तुतः अगर हम देखें, प्रशासन एक केंद्रीय प्रक्रिया है। एक तरह से निर्णय केवल राज्य सरकारें नहीं लेती हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों के लिए निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ पर यहाँ इसके पहले हम ये जानते हैं कि कुछ विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, कुछ विषय राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो जो विषय जहाँ पर जिस विषय में जिस तरह से जिसके अंतर्गत जो विषय आते हैं, उन विषयों में निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो प्रशासन का होता है, वो केंद्र और राज्य का होता है, राज्य सरकारों का होता है। तो यहाँ पर हम देखें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पर प्रशासन निर्णय लेता है जिसके अधीन सभी प्रशासनिक प्रवृत्तियां आती हैं। लीचफील्ड ने प्रशासन को उन घटनाओं का चक्र माना जो निर्णय के आधार पर घटित होती हैं। तो दोस्तों जो घटनाएं होती हैं, एक तरह से जो भी यहाँ पर हम बात करें, जो भी लोकतंत्र के लिए जो भी कार्य हितकर होते हैं उसके विषय में निर्णय लेना, वो एक घटना के रूप में। क्यों घटना के रूप में? क्योंकि जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन होता है तो वो एक तरह से घटना के रूप में हमारे इतिहास में दर्ज होता है। तो लीचफील्ड के अनुसार क्या है, प्रशासन
एक तरह से उन घटनाओं का चक्र है जो कि निर्णय के आधार पर घटित होती हैं, और उन्होंने प्रशासन में सर्वप्रथम निर्णय प्रक्रिया को स्वीकार किया और इन्हें भी निर्णय की अनुगामनी कार्यशाला माना। तो दोस्तों, निर्णय की जो अनुगामनी कार्यशाला है वो क्या है? प्रशासन है। प्रशासन के माध्यम से ही घटनाओं का घटित होना संभव हो पाता है, क्योंकि प्रशासन ही निर्णय लेता है और उस निर्णय के आधार पर ही किसी भी क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों को ही घटनाओं के रूप में देखा जाता है। और एक तरह से यहाँ पर हम देखें, जो प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया होती है वो प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को एक तरह से निर्णय की अनुगामनी कार्यशाला भी माना गया है, क्योंकि वहाँ पर ही जो भी प्रशासन से संबंधित निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। पर हम देखें, उनके अनुसार प्रशासक केवल निर्णय ही नहीं लेता वरन उन निर्णयों को लागू करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करता है। तो दोस्तों, जो भी प्रशासन निर्णय लेता है उन निर्णयों को एक तरह से उन्हें डिसीजन को किस तरह से लोगों को फॉलो करवाना है, या फिर हम कहें किस तरह से निर्णय को लागू करना है कार्यक्रम के रूप में, ये सारे एक तरह से संगठन करना और संगठन के विभिन्न अधिकृतियों का निर्णय से अवगत कराना या फिर संप्रेषण करना, किस तरह से उस निर्णय को एक कार्य रूप देने के लिए संप्रेषण करना, जो भी अधिकारीगण होते हैं या फिर जो भी संगठन होता है उस संगठन के माध्यम से वार्ता होती है, और उस वार्ता में ही उन कार्यों को निर्णय के जो भी निर्णय लिए गए हैं उसको कार्य के रूप में परिणत किया जाता है, और कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जगहों पर लागू किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं हम, कार्यक्रम को लागू करने के बाद ये ध्यान रखा जाता है कि निर्णय लिए जाते हैं उसको एक तरह से कार्य रूप में किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि जो भी निर्णय लिए गए हैं प्रशासन से संबंधित उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए, या फिर हम कहें उस निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए सही ढंग से सही समय पर उसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिए प्रशासन जो भी कार्यक्रम तैयार करता है उस पर नियंत्रण भी रखता है, और जो भी निर्णय लिए गए हैं उसका जो कार्यान्वित रूप है, जो भी क्रियाएं एक तरह से क्रियान्वित की गई हैं उसकी जो गति है उसको भी अवलोकित किया जाता है। जो भी चीज़ें निर्णय के माध्यम से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उन कार्यक्रम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए कह सकते हैं, और उसको अवलोकन के माध्यम से देखा जाता है कि उसको एक तरह से उस पर निर्देश दिया जाता, उसको निर्देश भी दिया जाता है जो भी उसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं, और साथ ही उसमें ऑब्जर्वर होते हैं जो कि निर्णय के रूप में जो भी कार्य संपादित हो रहा है उसको देख रेख करने के लिए। तो इस प्रकार हम कहें कि समग्र प्रशासन निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो प्रशासन है वो एक निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए निर्णय लिया जाता है, और उस निर्णय को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, उस निर्णय को साकार रूप प्रदान करने के लिए अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग पदों को सौंपा जाता है, और वो पद अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनके कार्यों पर निगरानी रखी जाती है, और धीरे धीरे करके वो जो निर्णय होता है वो कार्य रूप में परिणत होता है। तो इस तरह से हम कहें जो निर्णय है वो एक तरह से प्रशासन के अंतर्गत आता है। प्रशासन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो निर्णय के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम देखें, हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय सिद्धांत प्रक्रिया के अध्ययन में निर्णय प्रक्रिया के ज्ञान ने शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में
एक नई दिशा प्रदान की। इस सैद्धांतिक खोज ने प्रशासनिक सिद्धांत निरूपण के साथ प्रशासन को निर्णय सिद्धांत भी दिया, जो वर्तमान में प्रशासकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय सिद्धांत प्रक्रिया के अध्ययन में ये कहा गया कि जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो एक तरह से निर्णय प्रक्रिया के ज्ञान के माध्यम से प्रशासन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिली है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाता है और सही ढंग से उसका अवलोकन कर पाता है, उसको सही ढंग से कार्य रूप प्रदान कर पाता है। यहाँ पर हम देखें ग्रिफिथ्स के महोदय ने भी व्यापक रूप से इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। इन्होंने भी निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों यहाँ पर हर्बर्ट साइमन और ग्रिफिथ्स इन दोनों ने ही निर्णय सिद्धांत के लिए कार्य किए और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम देखते हैं यहाँ पर निर्णय का अर्थ और परिभाषा। सामान्यतः निर्णय एक प्रकार का निश्चय है जो किसी शैक्षिक या प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने अच्छे ढंग से परिभाषा दी गई है कि जो मैं आपको इसके पहले बता रही थी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो भी उस क्षेत्र में समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए उसको कार्य रूप देने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। और निर्णय के अंतर्गत अगर हम बात करें प्रशासन का कोई प्रबंधक या यह निर्धारित करता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। एक तरह से जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो प्रशासन के माध्यम से उनके जो भी चुने गए एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं या फिर हम कहें जो भी पदाधिकारी हैं वो उनसे संबंधित जो भी क्षेत्र आते हैं वो अपने क्षेत्र में निर्णय करते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं उनके अंतर्गत निर्णय के अंतर्गत प्रशासन या कोई प्रबंधक या निर्धारित करता है कि क्या करना या क्या नहीं करना और क्या सही है, क्या अनुचित है तथा क्या उचित है। अतः निर्णय किसी कार्यविधि का निर्धारण करना ही है। तो दोस्तों किसी भी पदाधिकारी के लिए उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को एक तरह से उन समस्याओं के समाधान के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए ही उन निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने के लिए प्रशासन हमेशा कार्यरत रहता है कह सकते हैं। और वो हमेशा ये निर्णय लेता है कि किस तरह से उचित अनुचित रूप में या फिर क्या चीज़ें उनके लिए उचित हैं क्या अनुचित हैं, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखता है। और कुछ विद्वान यहाँ पर हम बात करें, कुछ विद्वान इसे वैकल्पिक कार्य की विधियाँ और मूल्यांकन और चुनाव की विधि के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यहाँ पर हम कहें ग्रिफिथ्स महोदय ने इसे वर्तमान की परिस्थितियों में उपलब्ध विकल्पों के आधार पर भावी घटनाक्रम के रूप में देखा है। हर्बर्ट साइमन महोदय ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि निर्णय लेना ही प्रबंध है। तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन महोदय ने क्या कहा कि छोटी सी देखिए कितनी परिभाषा है कि निर्णय लेना ही प्रबंध है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्णय लेना ही क्या है, प्रबंध है। यहाँ पर हम देखें यहाँ देखिए हर्बर्ट साइमन महोदय ने क्या कहा था, निर्णय लेना ही प्रबंध है। अब हम देखते हैं हॉज एवं जॉनसन के अनुसार अनेक उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक क्रियापद से चयन का निर्णय ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें हॉज एवं जॉनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि किसी भी समस्या के लिए जो अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं उन विकल्पों में से किसी एक पथ का चयन करना ही निर्णय है। कितनी सटीक परिभाषा है कि जो भी समस्याएं हैं उनमें
उन समस्याओं के समाधान के लिए जो भी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं उन विकल्पों में से किसी एक पथ का चयन करना ही निर्णयन है। क्लियर। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखें तो इनका क्या कहना है, निर्णयन किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार कार्य करने के क्रम को निश्चित करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर निर्णयन क्या है, निर्णयन किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, उन विचारों का जो क्रम है उसको निश्चित करने की एक प्रक्रिया को ही इन्होंने क्या कहा, निर्णयन कहा। सीधे शब्दों में अगर हम कहें, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आते हैं किसी भी प्रशासनिक पद की अगर हम बात करें, जो प्रशासनिक पद होते हैं उनके अंतर्गत जो भी उनके अपने क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की जो अपनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए उनके मन में जो भी विचार आते हैं उन विचारों के क्रम को एक निश्चित दिशा प्रदान करने की जो क्रिया होती है, कह सकते हैं, वो होती है निर्णयन। क्लियर। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हैं हर्बर्ट एवं साइमन के अनुसार निर्णयन के 3 चरण होते हैं। निर्णय लेने के लिए अवसर की खोज, यहाँ पर हर्बर्ट साइमन के अनुसार हम देख रहे हैं निर्णयन के 3 चरण होते हैं। निर्णय लेने के लिए अवसरों की खोज करना, संभावित विकल्पों का पता लगाना और विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इन्होंने क्या कहा कि जो निर्णयन होते हैं उनके अपने 3 चरण हो रहे हैं। नंबर 1 पे इन्होंने क्या कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्णय लेना है, उसकी अवसर एक तरह से सही समय पर उसका निर्णय लिया जाए। और नंबर 2, उस निर्णय में नंबर 2 पर क्या इन्होंने रखा कि जो भी संभावित विकल्प हैं, जो भी सबसे अच्छा विकल्प है समस्या समाधान के लिए, उस विकल्प का पता लगाया जाए। और नंबर 3 पर इन्होंने क्या कहा, उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। नंबर 1 पर था कि निर्णय के लिए अवसर की तलाश, नंबर 2 पर जो भी संभावित विकल्प है उसका पता लगाना, और नंबर 3 पर क्या था, सही विकल्प का चयन करना। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार, इन विद्वानों के नाम और इनके जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी कहे हुए कथन हैं, इनको आप जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहिए, तो इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि आप रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ ही इन सारे कोटेशन को नोट करते, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसी भी प्रश्न को पढ़ते समय आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते चलना है। तो इससे ये होगा, आपको तो एक्सप्लेन हम कर ही रहे हैं, एक्सप्लेन करने से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और साथ ही जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा लर्न करने की आवश्यकता है उसको आप लर्न भी करते चलेंगे। तो एक तरह से आपके एक क्वेश्चन आपका अच्छे ढंग से कंप्लीट और प्रिपेयर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा निर्णयन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब हम देखते हैं निर्णय के प्रकार। निर्णय को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया। बर्नार्ड शॉ के अनुसार निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि इंग्लिश राइटर हैं, तो इनके अनुसार निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, व्यक्तिगत निर्णय, और नंबर 2 पर इन्होंने क्या कहा, सामूहिक निर्णय। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर यहाँ पर क्या है, गोरे और डायसन के अनुसार भी निर्णय 2 प्रकार के। गोरे और डायसन ने भी, बर्नार्ड शॉ ने भी निर्णय को 2 प्रकार में बांटा, और गोरे और डायसन ने भी निर्णय को 2 प्रकार में कहा। ये है इनका नंबर 1 था निर्णय का नित्यक्रम निर्णय और नई प्रक्रिया संबंधी निर्णय। तो दोस्तों यही पॉइंट आपको नोट करते चलना है कि जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के, कि निर्णय की परिभाषा में जिन जिन विद्वानों ने परिभाषाएं दी और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे,
और यहाँ पर देखिए निर्णय के प्रकार में भी जब पहला हमने देखा था तो बर्नार्ड शॉ के अनुसार निर्णय के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। और गोरे और डायसन के अनुसार भी निर्णय के 2 प्रकार हैं, नित्य क्रम निर्णय और नई प्रक्रिया संबंधी निर्णय। अब हम देखते हैं नंबर 3 पर। गिब्स के अनुसार भी निर्णय के 3 प्रकार हैं। मध्यम प्रकार, यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3 पर गिब्स के अनुसार निर्णय 3 प्रकार का होता है, मध्यम प्रकार, और यहाँ पर अपीली निर्णय और सृजनशील निर्णय। तो दोस्तों इसी तरह से आपको याद भी रखना है, बर्नार्ड शॉ ने 2 निर्णय के प्रकार बताए थे, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। गोरे और डायसन के अनुसार निर्णय के 2 प्रकार हैं, नित्य क्रम निर्णय और नई प्रक्रिया संबंधी निर्णय। और नंबर 3 पर गिब्स के अनुसार निर्णय 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार अपीली निर्णय और सृजनशील निर्णय। क्लियर? यहाँ तक तो आपके 3 पॉइंट में 3 आपको अलग अलग लोगों ने निर्णय के प्रकार बताएं। अब हम देखते हैं नंबर 4 पर। यहाँ पर नंबर 4 देखते हैं, एल के ओड ने निर्णय के 4 प्रकार बताए। तो दोस्तों इसके पहले जो 2 राइटर थे इन्होंने निर्णय के 2 प्रकार बताए, और इसके बाद तीसरे नंबर पर गिब्स ने निर्णय के 3 प्रकार बताए, और यहाँ पर एल के ओड के अनुसार निर्णय के 4 प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें, दैनिक सामान्य निर्णय, नीतिगत निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे यहाँ पर वैयक्तिक निर्णय, यहाँ पर वैयक्तिक निर्णय और सामूहिक निर्णय। तो इसके प्रकार हमने देखा था, बर्नार्ड शॉ ने भी बताए थे, लेकिन इन्होंने 2 निर्णय और एक्स्ट्रा बताए हैं, दैनिक सामान्य निर्णय और नीतिगत निर्णय। तो दोस्तों इस तरह से आपको कंपेयर करते हुए पढ़ाई करनी है कि किसने 2 निर्णय के प्रकार बताए, किसने 3 निर्णय के प्रकार बताए और किसने 4 निर्णय के प्रकार बताए। और 4 निर्णय वाले में भी 2 निर्णय ऐसे निर्णय हैं जो कि बर्नार्ड शॉ के द्वारा बताए गए हैं पहले से। तो इस तरह से जब आप कंपेयर करके लर्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से लर्न होगा। क्लियर? तो इन उपर्युक्त विद्वानों द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय को निम्नलिखित प्रकार बताए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन चारों विद्वानों के अकॉर्डिंग ही जो निर्णय बताए गए उसी के आधार पर ही निर्णय को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 पर है विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित निर्णय। तो जो भी पहला निर्णय इसमें क्या बताया गया, विधि, नीति और सिद्धांत को आधार मानकर निर्णय करना। इस प्रकार के निर्णय में कोई भी प्रबंधक या प्रशासन विधियों, नीतियों, सिद्धांतों के अनुसार या अनुरूप ही करता है। इस प्रकार के निर्णय में कोई भी प्रबंधक या प्रशासन, यहाँ पर हम पहला देख रहे हैं, विधियों, नीतियों, सिद्धांतों के अनुसार या अनुरूप ही करता है। ये निर्णय, विधि, नीति और सिद्धांत जहाँ पे आते हैं वो प्रशासन से संबंधित निर्णय हैं, और इस प्रकार के निर्णय सामान्यतः वैज्ञानिक निर्णय के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार के निर्णय में स्वतंत्रता कम पाई जाती है और ना ही किसी प्रकार का जोखिम लिया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखें, विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित जो निर्णय होते हैं उसके उदाहरण में हम देखेंगे, किसी संस्था विभाग के सभी कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठाना, संस्था या विभाग की दिन प्रतिदिन इत्यादि गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। ये सब क्या है? ये एक विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित निर्णय के उदाहरण है, जहाँ पर किसी भी संस्था या विभाग में जो भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच सामंजस्य होना, और साथ ही जो भी संस्था या विभाग है उनके दिन प्रतिदिन की जो भी गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखना। तो ये होता है विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित निर्णय। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर हम देखेंगे, ये है आपका 2 है, संस्थागत या विभागीय कार्यक्रमों पर आधारित निर्णय।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा नंबर 1 पर था विधियों, नीतियों और सिद्धांतों पर आधारित निर्णय। नंबर 2 पर है संस्थागत या विभागीय कार्यक्रमों पर आधारित निर्णय। तो दोस्तों इस प्रकार के निर्णय का संबंध किसी संस्था या विभाग के कार्यक्रम से संबंधित नीतियों का निर्माण करने से, विभिन्न क्रियाकलाप तथा पाठ्यक्रम से संबंधित नीतियों के निर्माण से होता है। तो दोस्तों जो भी ये इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो संस्था और विभाग के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनसे संबंधित निर्णय होते हैं। इस निर्णयों के आधार पर किसी भी, यहाँ पर हम देखें, संख्या या विभाग का गुणात्मक विकास होता है। इस प्रकार के निर्णय को बड़ी सावधानी एवं समझदारी से लिया जाता है, क्योंकि कोई भी गलत निर्णय संस्था या विभाग को गर्त में पहुंचा देता है और वहीं कोई भी निर्णय संस्था या विभाग को ऊंचाई के शीर्ष तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों जो दूसरा निर्णय है, यहाँ पर हमने देखा था जो पहला निर्णय था वो क्या था, किसी संस्था या विभाग के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच सामंजस्य बैठाने की बात थी और एक तरह से उनकी जो दिन प्रतिदिन के जो भी कार्य थे उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए निर्णय लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर दूसरा निर्णय जो है जो संस्था या विभाग के कार्यक्रम पर आधारित है, इसमें जो निर्णय होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई निर्णय संस्था को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर एक कहीं गलत निर्णय हो गया तो वो संस्था को गर्त में भी पहुँचा सकता है, संस्था को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का यहाँ पर ये जो निर्णय है ये निर्णय संस्था से रिलेटेड है, लेकिन जो इसके पहले निर्णय हम पढ़े थे वो विधियों, नीतियों और सिद्धांतों पर आधारित था, जो प्रशासन के किसी भी संस्था से रिलेटेड तो था लेकिन वो कार्यकर्ताओं के सामंजस्य बैठाने से था और साथ ही उनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं, उनकी गतिविधियों का नियंत्रण रखने से था। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय है वो संस्था के कार्यक्रम से संबंधित है। किसी भी संस्था के जो कार्यक्रम होते हैं उससे संबंधित होने के नाते कहीं ना कहीं एक तरह से संस्था की पूरी जो प्रक्रिया है उस पर निर्भर है, जिसकी वजह से अगर संस्था की कोई भी एक गलत निर्णय लिया गया संस्था के लिए तो वो संस्था को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कह सकते हैं। नंबर 3 पर हम देखें, यहाँ संस्थागत साधनों में आवश्यकताओं पर आधारित निर्णय। इस प्रकार के निर्णय वे निर्णय होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, जो किसी भी संस्था के साधन, स्रोत या आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए लिए जाते हैं। शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य के लिए इस प्रकार के निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के निर्णय शिक्षण संस्था के संपूर्ण गतिविधियों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार निर्णयों का संबंध शिक्षक, छात्रों और कर्मचारियों से होता है। जो निर्णय शिक्षकों की छात्रों की सहायता और एवं सलाह के लिए लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें संस्थागत साधनों एवं आवश्यकताओं पर आधारित निर्णय, ये आपका तीसरा पॉइंट है। इसके पहले हमने देखा था विधियों, नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित निर्णय नंबर 1 पर। नंबर 2 पर देखा था संस्थागत या विभागीय कार्यक्रमों पर आधारित निर्णय, और ये नंबर 3 है आपका संस्थागत साधनों एवं आवश्यकताओं पर आधारित निर्णय। तो दोस्तों संस्थागत साधन और आवश्यकताएं किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण साधन होते हैं या जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये निर्णय जो संबंधित होता है वो संबंधित होता है किसी भी शिक्षण संस्थान से संबंधित निर्णय जो लिए जाते हैं वो प्रधानाचार्य के द्वारा लिए जाते हैं। और यहाँ पर प्रधानाचार्य का निर्णय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उस विषय में निर्णय होता है जहाँ पर शिक्षकों की और छात्रों के हित के लिए कार्य होते हैं। जहाँ पर हम देखेंगे शिक्षक और छात्र, एक शिक्षक का हित उसके छात्रों के हित में ही छिपा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षण से संबंधित जो भी सामग्री है या फिर हम कह सकते हैं एक शिक्षक के लिए जो भी आवश्यक उपकरण है उसके शिक्षण सामग्री के रूप में, और जो भी शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस विद्यालय में उपकरण उपस्थित होने चाहिए।
और यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक के लिए सलाह लिए जाते हैं, उसे भी निर्णय के रूप में हम देखेंगे। तो किसी भी विद्यालय में या संस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं छात्रों के हित में या फिर कह सकते हैं हम शिक्षकों के हित के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक जो है वो अपने व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र है वो अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए, जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अधिगम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक का भी हित छिपा है और छात्र का भी हित छिपा है। तो दोनों के हित को ध्यान में रखकर ही प्रधानाचार्य निर्णय लेता है, जो भी वहाँ का प्रिंसिपल है वो निर्णय लेता है, जो भी संस्था के हित के लिए होता है उससे संबंधित निर्णय लेता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।